नमस्कार। जनमत देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। तो आपसे और हमसे और देश से सरोकार रखने वाली खबरों में आज एक खबर बहुत महत्वपूर्ण है। खबर यह कि भारत की चमक और भारत की धमक केवल अब सैन्य ताकत या कूटनीतिक ताकत से ही नजर नहीं आएगी, अब तो अर्थ की ताकत भी दुनिया देखने वाली है। भारत दरअसल दुनिया की सभी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद अगर किसी का नाम आ रहा है तो वो भारत है। नया भारत नई तकदीर, नई तस्वीर के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। वो भारत जो जापान, इटली, फ्रांस, कनाडा जैसी अर्थव्यवस्थाओं को कोसों पीछे छोड़कर दौड़ते हुए जहां चौथे पायदान पर पहुंच चुका है, वही भारत जिसने संकल्प लिया है कि बहुत जल्द वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की तस्वीर दुनिया के सामने रखेगा। वही भारत जो 2026 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए तीसरे पायदान पर पहुंचेगा। वो भारत आज दुनिया के सामने केवल उभरती हुई ताकत ही नहीं बल्कि वैश्विक नेतृत्व की परिभाषा भी तय करता हुआ नजर आ रहा है। भारत जिस तरीके से आक्रामक नीतियों के चलते दुनिया भर में अपनी बदली हुई छवि के कारण चर्चा का विषय बन चुका है, भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत की नई सैन्य ताकत, ये नई सैन्य रणनीति स्टडी के लायक है, शोध के लायक है, उसी लिहाज से भारत न केवल सैन्य ताकत बल्कि जैसा मैंने कहा पहले कि कूटनीतिक स्तर पर भी और अर्थ के रण क्षेत्र में भी लगातार परचम लहरा रहा है। यह भारत के मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट का ही कमाल है। यह भारत के वोकल फॉर लोकल का ही कमाल है कि दुनिया भर के देश अब भारत की तरफ नजरें उठाकर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें भारत की जरूरत है। एक वक्त था, आपको याद होगा, जब हमें दुनिया की जरूरत थी, लेकिन आज नए भारत ने दुनिया को अपनी जरूरत बता दिया है और यही वजह है कि दुनिया भर के देश अब भारत में निवेश को आतुर हैं। भारत के साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं और भारत के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से युद्ध में भी साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान एक और अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए गधों की और भिखारियों को आधार बनाता है। दुनिया भर में आपको शायद ये पता होगा और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से ही आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दरअसल गधों से चलती है और साथ ही साथ दुनिया भर में जो भिखारियों को सप्लाई करता है, जो देश पहले नंबर पर पाकिस्तान है। और ऐसे में पाकिस्तान न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को कटोरे के आधार पर चला रहा है, ना उसे जगह जगह जाकर पैसों की मांग करनी पड़ रही है, बल्कि सीधे तौर पर अपनी जो छद्म नीति है उसे भी छुपाने का जो प्रयास लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था, उसे भी भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। क्योंकि भारत का डेलीगेशन दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाकर यह बता रहा है कि पाकिस्तान ने आज तक सिर्फ और सिर्फ आतंक को ही पाला है, आतंक को ही पोसा है। लेकिन अब वक्त आ गया है जब दुनिया भर के देशों को मिलकर पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क के खिलाफ एक मुश्त होकर आवाज बुलंद करनी होगी। इन सब के बीच भारत किस तरीके से विश्व गुरु बनने की श्रेणी में जो पायदान है, पायदान दर पायदान चढ़ता जा रहा है, किस तरह से आज जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो दुनिया भारत की नीतियों की, भारत की नियत की और भारत की नियति की तारीफ करते हुए कैसे नजर आ रहे हैं, आज इसे ही आपके सामने रखते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है।
130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर की गर्जना अभी दुनिया के कानों में गूंज रही है और अब भारत ने आर्थिक रणभूमि पर भी एक नया इतिहास रच दिया है। आज भारत ने जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा जैसे दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों को पीछे छोड़ते हुए खुद को चौथी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर दिया है। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये 140 करोड़ भारतीयों की तपस्या, नीतियों की सटीकता और नेतृत्व की दृढ़ता का प्रमाण है। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to, what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. IMF के आंकड़े अब खुद गवाही दे रहे हैं। भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की धुरी हिला दी है। अमेरिका, चीन और जर्मनी को छोड़ दें तो अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं भारत के पीछे हैं और 2026 तक भारत की जीडीपी $4,187 अरब होगी। विकास दर की बात करें तो 2025 में 6.2% और 2026 में 6.3% की रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, जो कि वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा है। यानी अब भारत सिर्फ उभरती हुई ताकत नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व की सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ता हुआ राष्ट्र है। जिस दूरअंदेशी के साथ पिछले 10-11 वर्षों से एक योजनाबद्ध तरीके के साथ भारत एक विकास यात्रा पर निकला है, ये उसी का परिणाम है। हम आज याद कीजिएगा, हम फ्रेजाइल 5 कहा जाता था और दुनिया भर में इस बात को लेकर के एक व्यंग किया जाता था कि इंडिया इज अमंग फ्रेजाइल 5। देखते ही देखते हम टॉप 5 में आए, अब 4 में, और धीरे धीरे उस अव्वल दर्जे में जिसका नाम 2047 का भारत होगा, जिसे हम विकसित भारत भी कहते हैं। देश दुनिया भर की चौथी अर्थव्यवस्था के ऊपर आ गए हैं। अभी जापान को हमने पछाड़ा है और मैं समझता हूँ 2027 तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुंचेंगे। $5 ट्रिलियन तब तक हमारी अर्थव्यवस्था होगी और 2047 तक हम एक और बड़ी छलांग लगा करके हम अपेक्षा तो करते हैं कि कहीं पहले दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाए। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम मोदी जी ने दिया है, शायद दुनिया का कोई और नेता इस प्रकार सोचता हो। लेकिन कहानी सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है, ये कहानी है सैनिक ताकत, रणनीतिक सोच और आत्मनिर्भरता के संकल्प की। 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ के रक्षा बजट से शुरू हुआ सफर अब 6.81 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब भारत सिर्फ रक्षात्मक नहीं, आक्रामक रणनीति के साथ दुश्मनों के घर में घुसकर वार करता है। मेक इन इंडिया की बदौलत भारत आज न केवल अपने लिए हथियार बना रहा है, बल्कि दुनिया को भी सुरक्षा बेच रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जागता प्रमाण है, जहां एक्शन भी भारत का था और नैरेटिव पर कंट्रोल भी भारत के हाथ में है। ये है नया भारत, जो न सिर्फ जवाब देता है, बल्कि दुश्मनों को चुप भी कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। नकलची शहबाज शरीफ भी भारत की तरह दुनिया में घूमने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज से तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान के देशों के दौरे पर जाएंगे, जहां वो भारत के साथ हुए तनाव को लेकर पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे। लेकिन उन्हें शायद समझ नहीं आया कि अब पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़ी है। आज भारत की सर्जिकल कूटनीति को
वैश्विक समर्थन मिल रहा है। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। आर्थिक मोर्चे पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना हो या ऑपरेशन सिंदूर जैसी सर्जिकल कूटनीति, भारत हर मोर्चे पर मजबूती से डटा है। आत्मनिर्भरता, सामरिक शक्ति और वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ते इस नए भारत की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आज हर हिंदुस्तानी के सीने में गर्व है, आंखों में एक ही सपना है, विकसित राष्ट्र नहीं, विश्व गुरु भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये नया भारत है जिसकी शक्ति के आगे सभी नतमस्तक हो रहे हैं, जो सैन्य ताकत, कूटनीति और अर्थनीति में भी आक्रामकता के साथ अपनी बातें रखता है, जिसने आईएमएफ को भी मजबूर कर दिया है ये बोलने के लिए कि भारत की जीडीपी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसका कोई सानी नहीं है, और जिस तरह से आईएमएफ ने आंकड़ों पर मुहर लगाई है, भारत को चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दर्शाया गया है, वो भारत की शक्ति को बताता है। और ये शक्ति तभी संभव हो पाई है जब इसमें न केवल नेतृत्व क्षमता का आधार बनी, बल्कि 140 करोड़ आबादी यानी 140 करोड़ देशवासियों की तपस्या भी साथ में मिली। ये 140 करोड़ देशभक्तों की तपस्या और राष्ट्र नीति का ही बड़ा परिणाम है। और जब बात परिणामों की होती है तो देखिए, एक और परिणाम आज निकलकर सामने आया, क्योंकि एनडीए की तरफ से आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक के जरिए न केवल एकता का प्रदर्शन किया गया, न केवल शक्ति का प्रदर्शन किया गया, बल्कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी स्पष्ट रणनीति दर्शा दी गई। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, 18 डिप्टी सीएम और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी ने इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण बना दिया। इस बैठक से दो बड़े राजनीतिक और रणनीतिक संकेत निकलकर सामने आए। पहला ये कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में प्रस्ताव पारित हुआ। ये ऑपरेशन भारत की रक्षा नीति में निर्णायक कार्रवाई और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर उभरा है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मोदी जी की साहसिक सोच और नेतृत्व की सराहना की। कहा कि ये आम हिंदुस्तानी के भीतर गर्व और आत्मविश्वास की भावना को जगाता है। उन्होंने दोहराया कि भारत अब किसी भी आक्रमण का जवाब अपनी शर्तों पर देगा और आतंकवादियों और उन्हें समर्थन देने वाले देशों के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव जातिगत जनगणना को लेकर आया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति और इस प्रस्ताव पर सहमति एनडीए की आगामी चुनावी रणनीति का स्पष्ट संकेत देती है। सामाजिक न्याय के इस मुद्दे पर समर्थन जताकर एनडीए ने विपक्ष की इस क्षेत्र में एकाधिकार की कोशिश को भी बड़ी चुनौती दी है। खासकर बिहार जैसे राज्यों में जहां जातीय समीकरण चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाते हों, वहां ये फैसला एक दूरगामी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। इस बैठक के माध्यम से एनडीए ने यह संदेश दिया कि वो सुरक्षित, समृद्ध और एकजुट भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रहित, सामाजिक न्याय और विकास, ये तीनों प्राथमिकताएं एनडीए की आगामी नीति और राजनीति के केंद्र में होगी। और साथ ही ये बैठक ये भी बताती है कि 2024 में तीसरी बार केंद्र में सत्ता में आने के बाद एनडीए अब राज्यों और केंद्र के समन्वय से ही सशक्त प्रशासन और ठोस जनसंपर्क की दिशा में जुट गया है। याद होगा आपको कि कल ही नीति आयोग की बैठक हुई और नीति आयोग की बैठक से जो मूल मंत्र निकला है वो मंत्र है विकसित राष्ट्र के लिए
का जो रास्ता जाएगा वो विकसित राज्य से जाएगा, यानी विकसित राज्य से विकसित राष्ट्र का रास्ता। और अगर वो रास्ता तैयार करना है तो निश्चित रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में समन्वय आवश्यक है, और उसी समन्वय की परिपाटी आज इस बैठक में तय कर दी गई है। तो एक तरफ भारत हर कदम पर दुनिया को बता रहा है कि उसकी नीतियां कैसे भारत को आगे ले जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक प्रण मजबूती के साथ ले रखा है कि वो दुनिया में आतंकवाद के खात्मे का प्रणेता बनेगा। आतंकवाद के समूल विनाश के लिए भारत ने संकल्प ले लिया है, और यही वजह है कि न केवल सैन्य ताकत से आतंकी ठिकानों का खात्मा किया जा रहा है, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी दुनिया भर में आतंकवाद और आतंक को पालने वाले आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान को बेनकाब करने का संकल्प जो भारत ने लिया है, उसका बीड़ा उठाते हुए देश के डेलीगेशंस अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंच रहे हैं। 7 प्रतिनिधि मंडल बनाए गए थे। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी वैश्विक मुहिम को तेज कर दिया है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल यूरोप के 6 देशों के दौरे पर रवाना हुआ। यह प्रतिनिधि मंडल फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड और बेल्जियम जाएगा और पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी साझा करेगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर निर्दोषों पर हमला हुआ तो जवाब जरूर देगा। उन्होंने कहा कि दुनिया को अब समझना होगा कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है, इसका केंद्र पाकिस्तान है। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में भी एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल अमेरिका, पनामा, ब्राजील, कोलंबिया और गुयाना के दौरे पर है। ये डेलीगेशन न्यूयॉर्क में 9/11 स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर चुका है और अब अपने पहले गंतव्य गुयाना की ओर बढ़ गया है। शशि थरूर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को अमेरिका की तरह एकजुटता दिखाने की जरूरत है, और इसी कड़ी में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में भी प्रतिनिधि मंडल ने कतर की शूरा काउंसिल का दौरा किया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को सबके समक्ष साझा किया। वहीं जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में एक अन्य दल सियोल में भारत के राजदूत से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल में टीएमसी, सीपीआईएम और भाजपा के सांसद शामिल हैं। भारत का उद्देश्य साफ है, आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया को भारत की पीड़ा समझाना और एक वैश्विक सहयोग के लिए माहौल बनाना। हालांकि हम माहौल की बात कर रहे हैं तो आपको बताते चलें कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी तो दुनिया भर के देशों ने सीधे तौर पर भारत का साथ दिया था, और भारत ने भी बता दिया कि ये ही हमारी न्यू नॉर्मल नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ही हमारे लिए न्यू नॉर्मल हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ भारत का मिशन, भारत का संदेश लेकर दूर दूर पहुंचा डेलीगेशन, और पाकिस्तान को बेनकाब करने का ये जो सिलसिला है वो ये बताता है कि भारत किस तरीके से आतंकवाद के समूल विनाश के लिए संकल्पबद्ध है, और इसके लिए दुनिया उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार भी नजर आ रही है। बहुत कृतज्ञ हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूरोपीय देशों के संसदीय शिष्टमंडल के नेता के रूप में मुझे दायित्व दिया है। हम लोग फ्रांस जाएंगे, हम लोग इटली जाएंगे, डेनमार्क जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, बेल्जियम जाएंगे और जर्मनी जाएंगे। और हमें स्पष्ट रूप से ये बताना है कि भारत शांति और सद्भाव में विश्वास करता है, लेकिन अगर भारतीयों के निर्दोष भारतीयों के ऊपर आतंकवाद बर्बरता करता है तो इसका प्रभावी जवाब दिया जाएगा। हमने करके दिखाया।
दूसरी बात, बहुत गंभीर विषय है। देखिए, हम तो वो सितंबर 11 का मेमोरियल पे गए एक संदेश देने के लिए कि इस विषय पे जब न्यूयॉर्क भी आतंकवादियों के आक्रमण सह लिया है 20 साल पहले, तो यह है हमारा अनुभव भी। हम चाहते हैं कि वो समझे कि इसमें एकजुटता की जरूरी है। हम सब एक साथ हैं इसमें, और हमें भी अमेरिका के जैसे दुनिया को एक रिजॉल्व दिखाना चाहिए कि हम बिल्कुल इस किस्म के आतंकवादी आक्रमणों के खिलाफ हैं और हम एक्शन लेंगे और हम सख्त रहेंगे। तो ये सब मेरे ख्याल में बहुत महत्वपूर्ण थे। उसके बाद हम आके लोगों से बात की यहाँ। ये तो करीब 2 घंटे की बातचीत हुई। कई लोग थे जो 3-4 तो भारतीय नहीं थे, बाकी तो अमेरिकन लेकिन भारतीय ओरिजिन के, और बहुत किस्म के बैकग्राउंड, कुछ मीडिया के थे, कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ दूसरे स्थान पे। और मेरे ख्याल में उनका प्रश्न सुन के हमें जवाब दे पाना और उनको समझाना ये भी बड़ी जरूरी है, क्योंकि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन जो कहते हैं, जो जनता की राय है, हमारे जो भारतीय अमेरिकन होते हैं उनका समर्थन, उनके साथ ये सब समझना बड़ी जरूरी होती है। तो इसलिए मैंने आके यहाँ मैं और मेरे साथियों उनसे बात करने में इतना समय दिया, क्योंकि ये भी हमारे लिए, हमारे देश के लिए महत्व। तो हमने तो प्रण ले लिया है कि किसी भी हाल में अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आतंकवाद का समूल नाश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि मिट्टी में मिला दिए जाएंगे और एक कोना भी नहीं बचेगा। और पाकिस्तान भी ये समझ रहा है कि आतंकी अब उसके खुद की सीमा के अंदर भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से एक ऐसा सबक दिया है जिससे पाकिस्तान को सुधरना होगा। और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो फिर अंजाम क्या होगा ये हमने तो तय कर लिया है। आकलन अब पाकिस्तान को करने की जरूरत है। अब बात क्योंकि आतंकवाद की हो रही है, तो 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और इसके जवाब में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि नया भारत सहन नहीं करता, सटीक वार करता है। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA की ताजा रिपोर्ट ये कहती है कि इस बदले हुए भारत की वैश्विक रणनीति और सैन्य दृष्टिकोण विस्तार से दुनिया के सामने है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अब चीन को अपना प्रमुख रणनीतिक प्रतिद्वंदी मानता है, जबकि पाकिस्तान को एक प्रबंधनीय खतरे के रूप में देखता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से चीन का मोहरा रहा है और आपने इस पूरे के पूरे आतंकी हमले में भी देखा हो। और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही थी उसमें जो हथियार नजर आ रहे थे वो मेड इन चाइना ही थे, लेकिन उन तमाम हथियारों को हमारे इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम ने फुस कर दिया। अब यह रिपोर्ट ये कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की रक्षा नीति आज वैश्विक नेतृत्व और आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति के निर्माण की दिशा में निर्णायक रूप ले चुकी है। चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ठिकानों की चीन की योजना इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का ही हिस्सा है, जिसका मकसद हिंद महासागर में चीन का शिकंजा कसना है। और यही वजह है कि भारत, आपको याद हो कि तो कल ही इस बात पर चिंतन मंथन हुआ है कि भारत को अपनी ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करना होगा और ये ब्लू इकोनॉमी दरअसल चीन के इसी मकसद का बड़ा जवाब होगी। ये सैन्य ठिकाने भारत की थल और समुद्री सीमाओं के अत्यंत समीप होंगे, जिससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सामरिक संकट उत्पन्न हो सकता है। DIA की रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत की प्राथमिक चिंता अब चीन है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी नौसेना, वायुसेना और मिसाइल सिस्टम को तेजी से आधुनिक बना रहा है। जहां चीन पर कूटनीतिक दबाव बनाए रखने के लिए भारत क्वाड, ब्रिक्स,
एशियन और एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सक्रियता बढ़ा रहा है, तो वहीं सैन्य मोर्चे पर भी अमेरिका, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों के जरिए एक मजबूत रक्षा चक्र तैयार किया जा रहा है। भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक संतुलन के लिए द्विपक्षीय रक्षा समझौतों को और साझेदारियों को प्राथमिकता दी है और ये चीन के वर्चस्व को सीधे चुनौती देने का एक स्पष्ट संकेत भी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्थिति पर रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वो अपनी परमाणु क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है और भारत के अस्तित्व के लिए खतरा ये हो सकता है। भारत द्वारा अप्रैल 2024 में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले से यह स्पष्ट हो चुका है कि अब भारत सीमा पार की आक्रामकता जवाब उसी भाषा में देता है। हालांकि आपको यहां पर यह स्पष्ट कर देते हैं कि भारत पहले ही कह चुका है कि भारत ये न्यूक्लियर वेपन की या न्यूक्लियर अटैक की गीदड़ भभकी से डरता नहीं है और भारत पहला ऐसा देश है दुनिया में जिसने इन धमकियों के बावजूद हमला किया, आतंक के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, क्योंकि हम अपनी नीतियों पर स्पष्ट हैं। हम आतंकवाद के समूल विनाश के प्रणपल संकल्पबद्ध हैं। रिपोर्ट की बात हो रही है तो रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 7 से 10 मई के बीच दोनों देशों ने मिसाइल, ड्रोन और म्यूनिश हमले, जो लोइटरिंग म्यूनिश हमले होते हैं, ये किए गए दोनों की तरफ से, जिसके बाद युद्ध विराम की सहमति बनी। लेकिन ये सिर्फ अस्थायी शांति है। पाकिस्तान का चीन पर आर्थिक और सैन्य निर्भरता बढ़ना भारत के लिए 2 फ्रंट वॉर की स्थिति का संकेत है। ऐसे में भारत का ध्यान मेड इन इंडिया, रक्षा उत्पादन, स्वदेशी मिसाइल प्रणालियां, परमाणु सक्षम पनडुब्बियां और साइबर वॉरफेयर क्षमताओं पर है। अग्निवीर और अग्नि प्राइम जैसी मिसाइलों का सफल परीक्षण भारत की परमाणु त्रयी यानी कि जो त्रिआयामी सैन्य बल संरचना है, जिसमें भूमि आधारित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें, पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें और परमाणु बमों और मिसाइलों से लैस सामरिक बम वर्षक भी शामिल हैं। इन सभी को मजबूती देना है और यही वो रणनीतिक ताकत है जो किसी भी दुस्साहसी पड़ोसी के लिए चेतावनी बनेगी। तो भारत अपनी नीतियां बदल रहा है, भारत अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। भारत अब आत्मनिर्भर सैन्य ताकत के बदौलत दुनिया को सुरक्षा देने की मकाम पर पहुंच चुका है और ऐसे में पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की पेशानी पर बल आना लगा। बात भारत की उभरती ताकत, उभरती शक्ति की हो रही है, वैश्विक नेतृत्व की हो रही है। तो भारत क्यों लगातार आगे बढ़ रहा है? उसके पीछे है भारत की वो भावना जो समावेशी है, जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करती है, जो मुसीबत के समय मित्र बनकर हर एक उस देश के साथ खड़ी हो जाती है जो मुसीबतों में फंसा होता है। और ऐसा ही कुछ एक बार फिर से भारत ने किया है। आपदाओं के समय भारत जिस तरह से तत्परता, तकनीक और मानवीय संवेदना के साथ लोगों की मदद करता है, वो दुनिया भर में सराहना योग्य है। और भारत ने एक बार फिर से देवदूत बनकर समुद्र में फंसे लोगों को बचाकर अपनी भूमिका निभा दी है। दरअसल केरल तट के पास लाइबेरियाई ध्वज वाले कंटेनर जहाज MSC एल्सा 3 के डूबने की खबर आई। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने इस गंभीर स्थिति में जिस दक्षता के साथ 24 चालक दल के सदस्यों को बचाया, वो भारत की समर्पित और सशक्त समुद्री क्षमताओं का प्रमाण देती है। 23 मई 2025 को MSC एल्सा 3 विझिंजाम बंदरगाह से कोच्चि के लिए रवाना हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों में यह समुद्र में 26 डिग्री तक झुक गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके 640 कंटेनर एक एक कर पानी में गिरने लगे। इनमें 13 कंटेनर्स में खतरनाक रसायन भरे हुए थे, जिनमें से 12 में कैल्शियम कार्बाइड था, एक ऐसा रसायन जो पानी के संपर्क में आते ही एसिटिलीन गैस छोड़ता है, जो अत्यंत ज्वलनशील और जहरीली होती है।
ये किसी भी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। जहाज में लगभग 84.44 मीट्रिक टन डीजल और 367.1 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल लदा हुआ था, लेकिन तट रक्षक बल ने अब तक किसी तेल रिसाव की पुष्टि नहीं की है। हालांकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तेल रिसाव मैपिंग तकनीकों और प्रदूषण नियंत्रण इकाइयों को सक्रिय कर दिया गया है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी KSDMA ने तटीय इलाकों के लोगों को सतर्क किया है कि वो किसी भी तैरते कंटेनर, तेल के धब्बे या संदिग्ध सामग्री को अगर देखें तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। जहाज MSC एल्सा 3 का स्वामित्व दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में से एक मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी यानी MSC के पास है। MSC की स्थापना 1970 में इटली के कैप्टन जियान लुइगी अपोंटे ने की थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। कंपनी के पास 900 से अधिक जहाजों का विशाल बेड़ा है और ये 155 देशों में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। हर साल ये कंपनी लगभग 27 मिलियन TEU यानी 20 फूड इक्विवेलेंट यूनिट कार्गो संभालने का काम करती है। ये आंकड़े बताते हैं कि MSC वैश्विक शिपिंग में एक बहुत बड़ी शक्ति है। हालांकि इतनी विशाल कंपनी के इतिहास में कुछ हादसे भी दर्ज हैं। 2007 में MSC नेपोली को इंग्लिश चैनल में समुद्र तट पर उतरना पड़ा था ताकि जहाज में हो रहे रिसाव से पर्यावरण को बचाया जा सके। 2012 में MSC फ्लेमिनिया नामक जहाज में आग लगने से 2 चालक दल के सदस्य मारे गए थे और अब 2025 में MSC एल्सा 3 का दुर्घटनाग्रस्त होना इस सूची में जुड़ चुका है। यह दर्शाता है कि तकनीकी उन्नति के बावजूद समुद्र में जोखिम हमेशा बना रहता है और इस घटना से कई सबक सामने आए हैं। सबसे पहला यह कि भारत ने संकट में फंसे विदेशी नागरिकों को बचाकर मानवता की एक मिसाल पेश की है और दूसरा, इतनी बड़ी शिपिंग कंपनियों को खतरनाक रसायनों के परिवहन के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। साथ ही तीसरी सामने आई है वो ये है कि प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय त्रुटियों से बचने के लिए पूर्व नियोजन, निगरानी और शीघ्र प्रतिक्रिया प्रणाली को और अधिक मजबूती देनी होगी। भारत के लिए यह घटना केवल एक आपदा नहीं है बल्कि उसकी समुद्री जिम्मेदारी निभाने की परीक्षा भी थी जिसमें वो पूरी तरह से सफल रहा है। अब जरूरत है कि शिपिंग कंपनियां भी अपनी इसी जिम्मेदारी को समझें और भविष्य की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। भारत की भूमिका केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी अहम होती जा रही है और MSC एल्सा 3 की घटना इस सच्चाई को फिर से पुष्ट करती हुई नजर आती है। अब ये भारत ही है जो आपदा के समय देवदूत बनकर खड़ा हो जाता है। याद होगा आपको कुछ दिन पहले ही जब भारत की फ्लाइट फंस जाती है एयर टर्बुलेंस में और पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाई जाती है, लेकिन लाहौर रेडियस की तरफ से एयर स्पेस या नहीं दिया जाता है, लैंडिंग की अनुमति नहीं दी जाती है और किस तरीके से 277 उस समय जो यात्री उसमें मौजूद थे उस फ्लाइट में उनकी जिंदगी पर बनाती है। लेकिन ये अच्छी बात रही कि पायलट की सूझबूझ से सभी की जान बच गई। लेकिन बात मानवता की हो रही है, मानवता और संवेदना से जुड़ी हुई है, तो भारत यहां पर भी अग्रणी श्रेणी में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। बात भारत की हो रही है तो भारत से जुड़े हुए पड़ोसी मुल्कों की भी बात कर लें और खास तौर से बांग्लादेश की चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि एक बार फिर से बांग्लादेश में तख्ता पलट के संकेत मिल रहे हैं। BNP समेत विभिन्न राजनीतिक दल मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से अगला चुनाव कराने की तारीख घोषित करने की मांग कर रहे हैं। सेना ने भी यूनुस को 2 टूक चेतावनी दे दी है कि संविधान के दायरे में जल्द चुनाव कराए जाए।
सेना प्रमुख जनरल जमा ने मोहम्मद यूनुस को कड़ी चेतावनी देते हुए दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दिया है। सेना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सैन्य मामलों में हस्तक्षेप, आंतरिक सुरक्षा में एक पक्षीय निर्णय और बाहरी शक्तियों के दबाव को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेना को हर रणनीतिक और सुरक्षा नीति में विश्वसनीय साझेदार की तरह शामिल किया जाना चाहिए। सेना की इस स्पष्ट चेतावनी ने बिना चुनाव सत्ता पर काबिज यूनुस की टेंशन बढ़ा दी है और यही कारण है कि यूनुस अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने कट्टर समर्थकों के साथ प्लान बी की तैयारी में जुट गए हैं। सेना के अल्टीमेटम के बाद एनसीपी नेता नाहिद इस्लाम द्वारा कही गई यूनुस के इस्तीफे की बात को यूनुस के ही कट्टर समर्थकों को सक्रिय करके आंदोलित करने के रणनीतिक भावनात्मक कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। यूनुस सत्ता बनाए रखने के लिए सड़कों की ताकत पर भरोसा करते दिख रहे हैं। अपने इसी प्लान के तहत शुक्रवार को यूनुस ने अपने समर्थकों की ओर रुख किया, विशेष रूप से कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जमात-ए इस्लामी और हिफाजत-ए इस्लामी की ओर, जो मदरसों के बड़े कट्टर छात्र समूहों के साथ हैं। ढाका के अंडरवर्ल्ड के अपराधियों को भी एकजुट करने की क्षमता रखते हैं ये, और ऐसे में बांग्लादेश में किस तरीके से लोकतंत्र को खतरे में रख दिया गया है, लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया है, इसी पर आधारित है हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। बांग्लादेश में यूनुस की सत्ता डगमगाई, तख्ता पलट के पीछे चीन का तगड़ा कनेक्शन। क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? चीन का खतरनाक खेल, यूनुस का अंतकाल शुरू। बांग्लादेश की सत्ता पर अब संकट के बादल नहीं, सीधा बम गिर चुका है। सेना और सरकार आमने सामने है। सेना प्रमुख ने दो टूक कह दिया, यूनुस की सरकार अवैध है, और अब मांग कर दी है दिसंबर से पहले चुनाव कराओ वरना अंजाम भुगतो। अब सवाल ये है, क्या बांग्लादेश में लोकतंत्र की कब्र खुदने वाली है? क्या यूनुस की सरकार सिर्फ नाम की है? क्या असली ताकत किसी और के हाथ में है? क्या चीन चाहता है बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बने? बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार के तख्ता पलट की नौबत आती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में सेना प्रमुख जमान ने मोहम्मद यूनुस को आंखें दिखानी शुरू कर दी है। जिन वादों और इरादों के साथ यूनुस की सरकार ने बांग्लादेश की कमान अपने हाथों में ली थी, उस पर वे खरे नहीं उतर पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूनुस न सिर्फ अपने विरोधियों बल्कि कभी अपने ही सलाहकार रहे छात्रों की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये विरोध प्रदर्शन ठीक उसी तरह से किया जा रहा है जैसे शेख हसीना के बांग्लादेश का प्रधानमंत्री रहते किए गए थे। यूनुस के खिलाफ बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। कहते हैं इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी होता है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस ये बात समझ नहीं पाए और एक बड़ी चूक कर गए। दरअसल 1 महीने पहले ही यूनुस चीन गए थे, वहाँ बड़ी बड़ी बातें भी करके आए थे। भारत के विरोध में तो सुर इतने तेज थे जैसे मानो दुनिया के सिकंदर खुद यूनुस हो। भारत के विरोध में बोलने से ज्यादा अगर वो थोड़ा अपने देश का इतिहास पढ़ लेते तो शायद बांग्लादेश में यूनुस के हाल कुछ ठीक होते। यूनुस को शायद पता नहीं था कि जो भी बड़ा नेता चीन की यात्रा पर जाता है कुछ ही महीनों में उसकी सत्ता से विदाई हो जाती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि हाल ही घटनाओं से जुड़ी एक सच्चाई है। आइए जानते हैं कि कौन कब चीन जाकर अपनी सत्ता गवा चुका है। कौन कौन चीन जाकर सत्ता गवा चुका है। खालिदा जिया की चीन यात्रा और सत्ता से विदाई। साल 2005 में एक रणनीतिक दौरे पर चीन गई थी और साल 2006 में उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। शेख हसीना की यात्रा और सत्ता का अंत। साल 2024 में शेख हसीना ने चीन का दौरा किया। साल के अंत में हसीना को सत्ता से हटना पड़ा। अब खतरे में यूनुस की सियासत। यूनुस हाल ही में चीन गए थे, अब बांग्लादेश में यूनुस की सत्ता डगमगाई। यूनुस सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि देश में
स्थिरता बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर एकता की जरूरत है। बीएनपी और मुस्लिम पार्टी जमानत-ए-इस्लामी संघ बातचीत के लिए तैयार है। दोनों पार्टियां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। यूनुस ने आपद बैठक के बाद तमाम पार्टी के डेलीगेशन से बातचीत की। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक देश की आंतरिक राजनीति नहीं है, ये राष्ट्रवाद बनाम विदेशी एजेंट की जंग है। यूनुस सरकार पर आरोप है कि वो पश्चिमी ताकतों की कठपुतली बनकर देश को गिरवी रख रही है, लेकिन अब सेना उठ खड़ी हुई है और साफ कह रही है, चुनाव कराओ या हटो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और आइए अब बात अपने देश के महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में इंसानियत जिंदा है, ये सवाल हमें इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि जो खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद दुखद है। पुणे के रांजण गांव से आई एक भयानक खबर ने हर उस इंसान को झकझोर दिया है जिसके सीने में जरा भी दिल है। एक माँ और उसके 2 मासूम बच्चे जिनकी दुनिया अभी शुरू ही नहीं हुई थी। 1.5 महीने का बच्चा है। आज ये तीनों ही हमारे बीच नहीं है। खंडाला इलाके में मिली ये जली हुई लाशें, जिन्हें हम आपको डायरेक्ट दिखा भी नहीं सकते हैं, ये इस कदर विभत्स हो चुकी हैं। ये जली हुई लाशें केवल शरीर नहीं थी बल्कि एक टूटे हुए भविष्य, अधूरी हंसी और दम तोड़ते भरोसे की चिताएं थी। एक माँ जिसकी ममता अपने बच्चों की सांसों से बंधी होती है और वो 2 नन्हे फूल जो शायद अभी माँ बोलना भी ठीक से नहीं सीखे होंगे, आज वो राख बन चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या यह आत्महत्या है या फिर कोई क्रूर हत्या है? क्या कोई माँ अपने बच्चों को साथ लेकर ऐसी भयानक मौत चुन सकती है, या फिर किसी दरिंदे की ये बर्बरता है जिसका खुलासा पुलिस को करना होगा? पुलिस और फॉरेंसिक टीम फिलहाल जांच में जुट गई है, लेकिन सवालों का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये वारदात न केवल कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती है, बल्कि समाज के उस अंधेरे कोने का आईना भी है जहां इंसानियत मर चुकी है। ये घटना केवल एक अपराध नहीं है, बल्कि हमारे समाज की एक करुण चीख है कि बहुत कुछ गड़बड़ है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो कल किसी और की मां, किसी और का बच्चा, किसी और का सपना इसी राख में तब्दील मिलेगा। राजनांदगांव की इस वारदात ने एक बार फिर से ये बता दिया है कि खामोशी सबसे बड़ा अपराध है और सवाल ये उठाना जरूरी है कि इंसाफ की मांग होनी चाहिए, इंसाफ की मांग करना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, एक करहाती सच्चाई है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरी घटना का सच देश के सामने होगा, और अगर ये बर्बर हत्या है तो उस हत्यारे को क्रूर से क्रूर सजा मिलेगी, तभी एक मां और उनके मासूम बच्चों को न्याय मिल पाएगा। न्याय की उम्मीद के साथ ही अब आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और हमेशा की तरह हम आपके सामने आखिर में एक सकारात्मक स्टोरी रखते हैं, एक पॉजिटिव स्टोरी रखते हैं, एक गुड न्यूज़ रखते हैं। तो आज की गुड न्यूज़, पहले तस्वीरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर दिखा दीजिए। ये भारत सरकार की संरक्षण नीति का ही नतीजा है कि ये बड़ी तस्वीर आज हमारे सामने है। ये गर्व का पल है। 5 वर्षीय जनगणना के ताजा आंकड़ों ने यह दिखा दिया है कि संकटग्रस्त एशियाई शेरों की आबादी अब 891 तक पहुंच चुकी है, यानी पिछले 5 वर्षों में 1/3 से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। कभी मध्य पूर्व से भारत तक विचरण करने वाले ये राजसी शेर अब सिर्फ गुजरात के गिर वन्यजीव अभ्यारण्य में ही नहीं पाए जाते, वही हो रहा है ये जो उम्मीद की गई थी कि इनका पुनर्जन्म कैसे होगा, इनकी संख्या में बढ़ोतरी कैसे होगी, तो देखिए बढ़ोतरी होने शुरू हो चुकी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसे सरकार की सतत मेहनत और संरक्षण प्रयासों की जीत बताया है। 1995 में जहां शेरों की संख्या महज 304 थी, वहीं 2020 में ये बढ़कर 674 हुई और अब 891 तक पहुंच चुकी है।
ये एक बड़ी कामयाबी है। शिकार और मानव अतिक्रमण से कभी संकट में आई ये प्रजाति अब फिर से जंगलों की शान बन रही है। ये न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। शेरों की दहाड़ एक बार फिर गूंज रही है और ये सरकार की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता की सबसे बड़ी जीत है। ये तभी संभव हो पाया है जब हमने समावेशी विकास की तरफ कदम बढ़ाया, जब हमने न केवल मानव के बारे में सोचा बल्कि उन जानवरों के बारे में भी सोचा जिनमें जान थी, जिनकी संख्या लगातार कम हो रही थी क्योंकि प्रकृति का दोहन बढ़ चुका था। और हमने हमेशा से कहा है कि प्रकृति का उपभोग नहीं करना है, उपयोग करना है। और जब हम इस बात को समझ रहे हैं तो प्रतिफल भी हमारे सामने खूबसूरत आ रहा है और अच्छे प्रतिफल हमारे सामने आए, इसी उम्मीद के साथ जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय